नेक्स्ट सेकंड यूनिट के ए पार्ट का लास्ट टॉपिक रहता है अपना, इसके बाद सिर्फ लास्ट बी पार्ट रह जाएगा, किरचॉफ लॉ और व्हिटस्टोन ब्रिज। तो ए पार्ट का लास्ट टॉपिक करते हैं हम लोग। लास्ट टॉपिक का इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। जैसा कि मैंने बताया था, रेजिस्टेंस बनता कैसे है। किसी भी कंडक्टर के अंदर जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस की वजह से, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, तो मोशन के दौरान इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड करते हैं एटम्स एंड आयंस ऑफ द कंडक्टर, और उसकी वजह से इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बनता है। इलेक्ट्रॉन्स अपने रास्ते में रुकावट की वजह से बाधित हो जाते हैं, अच्छे से मूव नहीं कर पाते, इसकी वजह से बनता है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ने से, ये कोई भी कंडक्टर को मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूं, यह कोई भी कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करना है। जितना ज्यादा टेम्परेचर राइज करूंगा, टेम्परेचर राइज करने से इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन की खुद की एनर्जी बढ़ जाएगी, अब और भी फास्टली मूव करने लगेंगे, जिससे उनका आपसी यानी म्यूचुअल कोलिजन भी बढ़ जाएगा। और म्यूचुअल कोलिजन बढ़ गया तो उसकी वजह से उनका फ्लो रुक जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स को कोलाइड नहीं करना था, इलेक्ट्रॉन को तो फ्लो करना था, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुक जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है टेम्परेचर के बढ़ने से, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से, म्यूचुअल कोलिजन होने की वजह से। साथ के साथ जब टेम्परेचर बढ़ता है तब अंदर जो बाकी एटम्स भी हैं, उन एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक्साइटेड होकर के अपना ऑर्बिट छोड़ करके एक्साइट होकर बाहर निकल जाते हैं, जिसकी वजह से नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स के रास्ते में नंबर ऑफ आयंस और एटम्स जितने ज्यादा आएंगे, इलेक्ट्रॉन्स की टकरावट उतनी ज्यादा बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन की मोशन डिस्टर्ब होगी। सिंपल से वर्ड में बताऊं तो मैं, टेम्परेचर बढ़ने से खुद इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, जिससे उनका म्यूचुअल कोलिजन बढ़ जाता है, एंड और जो अदर एटम्स है उनके भी इलेक्ट्रॉन्स अपना ऑर्बिट छोड़ के बाहर चले जाते हैं और नंबर ऑफ आयंस की संख्या बढ़ जाती है। किसी भी कंडक्टर के अंदर टेम्परेचर बढ़ाने से नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन्स उन आयंस से एज वेल एज इलेक्ट्रॉन आपसी म्यूचुअल कोलिजन की वजह से उनका रास्ता रुक जाता है, उनका रास्ता डिस्टर्ब हो जाता है, मोशन डिस्टर्ब हो जाती है। मोशन डिस्टर्ब हो गई, करंट कम हो गया, रेजिस्टेंस बढ़ गया। तो सिंपल से शब्दों में लिखूंगा इसको, with rise in temperature, with rise in temperature, the kinetic energy of the electron get increased, जिसकी वजह से आपसी कोलिजन बढ़ जाएगा। the mutual collision and the collisions of electrons किसके साथ में? with other charged atom यानी ions, with the ions within the conductor gets increased, जिसकी वजह से and hence द रेजिस्टेंस, अगर उनका कोलिजन बढ़ जाएगा किसी से भी तो रुकावट आ जाएगी, रास्ता डिस्टर्ब हो जाएगा, पाथ ये जो मोशन है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, एंड हेंस द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर ऑल्सो गेट्स इंक्रीज्ड। और कितना टेम्परेचर बढ़ाने से कितना रेजिस्टेंस बढ़ सकता है किसी भी मटेरियल का। टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है? प्रत्येक मटेरियल की एक सेंसिटिविटी होती है, प्रत्येक मटेरियल का एक टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। हर कंडक्टर का एक टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है कि इतना टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसका रेजिस्टेंस इतना बढ़ जाएगा। क्या पता आयरन का टेम्परेचर कोफिशिएंट ज्यादा हो, आयरन के अंदर टेम्परेचर बढ़ाने से ज्यादा रेजिस्टेंस बढ़ता हो। कंपैरेटिवली मैं आयरन के बजाय कोई दूसरा एलिमेंट ले तो उतने ही 10 जितने डिग्री सेल्सियस से आयरन के अंदर टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, उतना टेम्परेचर अगर मैं किसी दूसरे मटेरियल का बढ़ाऊं तो क्या पता उसका रेजिस्टेंस कम ज्यादा बढ़ता हो। हर मटेरियल की टेम्परेचर सेंसिटिविटी अलग होती है, टेम्परेचर कोफिशिएंट अलग होता है। अगर मैं 10 डिग्री से ही टेम्परेचर राइज करता हूं, एक मटेरियल के अंदर ज्यादा रेजिस्टेंस बढ़ सकता है, किसी दूसरे मटेरियल के अंदर थोड़ा अलग टाइप का रेजिस्टेंस कम या ज्यादा बढ़ सकता है। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट कैसे कैलकुलेट करते हैं? टेम्परेचर कोफिशिएंट को अल्फा से डिनोट करते हैं, और अल्फा की वैल्यू होती है R2 माइनस का R1, कितना रेजिस्टेंस में बढ़ोतरी हुई है, कितना रेजिस्टेंस में इंक्रीज हुआ है, डिवाइड बाय इनिशियल रेजिस्टेंस कितना था उसका, इनटू टेम्परेचर में कितना इंक्रीमेंट हमने किया था, T2 माइनस का T1। यानी अगर किसी कंडक्टर का टेम्परेचर T1 से T2 हो जाता है, 10 से 20 हो जाता है, यानी कितना टेम्परेचर में चेंज आया, और टेम्परेचर में चेंज आने की वजह से कितना रेजिस्टेंस बढ़ जाता है।
तो इन सभी कैलकुलेशन से आता है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ अ मटेरियल। और एक नंबर का छोटा सा क्वेश्चन बता दूं, मेटल्स के लिए फिर कंडक्टर के लिए अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव होती है, क्योंकि मेटल्स और कंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस बढ़ता है टेम्परेचर बढ़ने से। मेटल से कंडक्टर के अंदर टेम्परेचर राइज करने से उनका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। जितना रेजिस्टेंस में बढ़ोतरी होगी, इंक्रीमेंट होगी, उतना अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। सिंपली मैं लिख सकता हूं, अल्फा इज पॉजिटिव फॉर कंडक्टर्स और मेटल्स। एंड सेकेंड चीज, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में उल्टा होता है। इंसुलेटर में तो पहली बार टेम्परेचर से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इसलिए इंसुलेटर में टेम्परेचर जितना ज्यादा दोगे, इंसुलेटर तो इंसुलेटर, उनकी कंडक्टिविटी कोई फर्क पड़ता नहीं है। सेमीकंडक्टर की बात करो, सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस नहीं, उनकी कंडक्टिविटी बढ़ती है, तो वहां पे अल्फा की वैल्यू नेगेटिव आती है। अल्फा इज नेगेटिव फॉर इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर तो टेम्परेचर बढ़ने से उनके इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे, उतनी कंडक्टिविटी बढ़ेगी। इंसुलेटर में भी कुछ हद तक ऐसा हो सकता है कि अगर एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर कर दूं और वो टेम्परेचर से जल ना सके, सहन कर ले टेम्परेचर को, फिर भी उनकी कंडक्टिविटी थोड़ी बहुत बढ़ सकती है। तो अल्फा की वैल्यू कंडक्टर के लिए पॉजिटिव और इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के लिए नेगेटिव होती है। इसके साथ ही दो छोटे छोटे न्यूमेरिकल टॉपिक्स आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। फर्स्ट टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, इसके बाद दूसरा टॉपिक करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स की बात करूं तो सेल आपस में किस किस तरीके से कनेक्ट हो सकते हैं। दो या दो से ज्यादा सेल अगर आपस में बैक टू बैक कनेक्टेड हो, यानी एक का नेगेटिव एंड अगले के पॉजिटिव एंड से, उसका नेगेटिव एंड अगले के पॉजिटिव एंड से, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव विदाउट डिवाइड हुए अगर डार्कली कनेक्टेड हो, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। और अगर दो सेल का कनेक्शन कुछ इस तरीके से है कि उनका पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव आपस में कनेक्टेड है, तो वह सेल पैरेलल में कनेक्ट है। सेल जिनका ईएमएफ E1 E2 E3 जैसे भी और इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2 है, तो उनका नेट इफेक्टिव ईएमएफ सीरीज में इफेक्टिव ईएमएफ होगा E1 प्लस E2 और इफेक्टिव नेट इंटरनल रेजिस्टेंस होगा R1 प्लस R2, यानी डायरेक्टली ऐड करते हुए। और अगर सेल आपस में पैरेलल में कनेक्ट है, तो उनका नेट इफेक्टिव ईएमएफ होगा E इक्वल्स टू E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइड बाय R1 प्लस R2, और उनका नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 सॉरी R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। इसी सीक्वेंस में नेक्स्ट सेकंड टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। अगर रेजिस्टर्स आपस में बैक टू बैक कनेक्टेड हो, यानी एक का लास्ट एंड अगले का शुरुआती एंड, उसका लास्ट एंड अगले का शुरुआती एंड, अगर बैक टू बैक रेजिस्टर कनेक्टेड हो, तो होता सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस आता है उनके इंडिविजुअल रेजिस्टेंस को डायरेक्टली ऐड करते हुए। R इक्वल्स टू R1 प्लस R2, अगर ज्यादा रेजिस्टर होते तो R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 अप टू सो ऑन। और अगर रेजिस्टर कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है, यानी उनका पॉजिटिव और पॉजिटिव एंड आपस में कनेक्टेड हो और नेगेटिव नेगेटिव एंड आपस में कनेक्टेड हो, तो ऐसा कॉम्बिनेशन होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टर्स का नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस आता है 1 बाय R करके जुड़ने से, 1 बाय करके जुड़ने से। 1 बाय R होता है 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। ज्यादा रजिस्टर होते तो 1 बाय R इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 अप टू सो ऑन, ऐसे सीक्वेंस होती है। रेजिस्टर्स और कैपेसिटर्स आपस में इन्वर्ट होते हैं। रजिस्टर सीरीज में डायरेक्ट जुड़ते हैं, पैरेलल में 1 बाय करके जुड़ते हैं। कैपेसिटर्स पैरेलल में डायरेक्ट जुड़ते हैं और सीरीज में 1 बाय करके जुड़ते हैं।